हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पेपर सेकंड की बात करेंगे और पेपर सेकंड में एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन। तो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 55 प्लस का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये एसएसटी जो हमारा वो 60 नंबर का आता है पेपर 2 के लिए, यानी उच्च प्राथमिक के लिए पेपर 2। और हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है देखिए, हमें इसमें जो कंटेंट देखना है वो एनसीईआरटी 6 और 7 तथा 8 जो हमारी कक्षा होती हैं, मतलब 6, 7, 8 क्लास का हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। और जो हमारा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर यानी 6, 7, 8 का जो हमें कंटेंट देखना है वो भी एनसीईआरटी का कंटेंट देखना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। और देखिए जो हमें पेडागोजी देखनी है वो अरविंद सर की डेली क्लास लेनी है। पेडागोजी अरविंद सर की आप क्लास डेली लेते रहें। और जो हमारा देखिए टारगेट है वो 55 प्लस का टारगेट है एसएसटी सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और इसी के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, समाज शास्त्र एक विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये परिभाषा किसकी है। मतलब जो हमारा समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी, वो एक विज्ञान है और समाज का अध्ययन करता है। तो ये किसने कहा था, वो कौन से वैज्ञानिक थे या कौन से दार्शनिक थे। ऑप्शन इस प्रकार है, मैकाइवर तथा पेज, लेस्टर बार्ड, ओडम या बोगार्ट्स। तो देखिए ये जो परिभाषा है ये ओडम ने दी थी, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ओडम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकाइवर तथा पेज समाजशास्त्र को किसका अध्ययन माना है। मतलब इन दोनों ने उसे किस चीज का अध्ययन माना है, मैकाइवर और पेज ने। जो हमारा सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, उसे इन्होंने किसका अध्ययन माना है। ऑप्शन है हमारे, सामाजिक क्रिया, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंध या उपर्युक्त सभी। तो देखिए मैकाइवर तथा पेज ने जो सामाजिक संबंध होते हैं, समाज के द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं, तो उसे माना है इन्होंने अध्ययन। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सामाजिक संबंध। तीसरा वाला ऑप्शन जो है हमारे ये सामाजिक संबंध, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक औपचारिक एवं संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ। मतलब जो हमारा समाजशास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, इसका जो है समाजशास्त्र का विकास मतलब संस्थागत या औपचारिक, वैकल्पिक विषय या रेगुलर विषय के रूप में इसका कब हमारे विकास हुआ। 1889 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। तो देखिए जो समाजशास्त्र है हमारा, उसका औपचारिक तथा संस्थागत विषय के रूप में जो विकास हुआ है वो हुआ है हमारा 1919 को। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, 1919। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज एक अमूर्त धारणा है। मतलब समाज है हमारा वो अमूर्त धारणा है, ये किसका कथन है। तो ऑप्शन है हमारे, मैकाइवर तथा पेज, रियूटर, गिडिंग्स या बोगार्ट्स। तो देखिए जो समाज को कहा है कि एक समाज अमूर्त धारणा है, यानी बिना देखी हुई चीज है। मतलब समाज को हम तभी जानेंगे जब उसके बारे में सीखेंगे, जो समाज में रीति रिवाज उनके बारे में जानेंगे, तभी हम समाज की अमूर्त धारणा के बारे में जानेंगे। तो ये किस वैज्ञानिक का कथन है कि समाज एक अमूर्त धारणा है, मतलब इनमें से किसने कहा था इस चीज को। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन बी जो है, रियूटर साहब ने कहा था कि समाज एक अमूर्त धारणा है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज अमूर्त क्यों है? मतलब जो समाज है वो अमूर्त क्यों है? ऑप्शन है हमारे, विस्तृत आकार के कारण, सामाजिक संबंधों के कारण, समस्याओं के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये समाज अमूर्त क्यों है? क्योंकि जो सामाजिक संबंध होते हैं तो सामाजिक संबंधों के कारण समाज अमूर्त है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें और पूछ रहा है कि इनमें से समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? पारस्परिक जागरूकता, स्थायी प्रकृति, सहयोग एवं संघर्ष, सामाजिक संबंधों का जाल। तो देखिए, जो हमारी स्थायी प्रकृति होगी वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये समाज की विशेषता नहीं है, ये प्रकृति की देन है और ये प्राकृतिक चीज है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्थायी प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समाज का लक्षण नहीं है? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हमें, इनमें से समाज का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है समानता, असमानता, प्रतिस्पर्धा, अपरिवर्तनशीलता। तो देखिए, समाज का लक्षण नहीं है हमारा, ये हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अपरिवर्तनशीलता समाज का लक्षण नहीं होता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है, वो अपरिवर्तनशीलता नहीं होती है। समाज का समय समय के अनुसार परिवर्तन होना ही समाज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? मतलब जो समुदाय है हमारा उसमें से, मतलब समाज की कौन सी विशेषता नहीं है, सॉरी समुदाय की। ऑप्शन है सामान्य जीवन, मतलब सामान्य जीवन समुदाय की विशेषता हो सकती है। निश्चित भूभाग ये भी होती है समाज की समुदाय की विशेषता, मतलब सामान्य जीवन ये समुदाय की विशेषता होती है। निश्चित भूभाग ये भी समाज की विशेषता, समुदाय की विशेषता होती है। और विशेष उद्देश्यों की पूर्ति ये जो है समुदाय की विशेषता नहीं होती है। और विशेष नाम ये भी हमें समुदाय से ही मिलते हैं, विशेष नाम, कि मान लो कोई अच्छा काम करा तो हमें मतलब कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, उपनाम, और हमें एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशेष उद्देश्यों की पूर्ति समुदाय से नहीं होती है। सामान्य जीवन, निश्चित भूभाग, विशेष नाम ये सब समुदाय की विशेषताएं होती हैं, और विशेष उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती समुदाय की विशेषता। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय है? मतलब ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से कौन सा एक समुदाय है? गांव, परिवार, स्कूल, जाति। तो देखिए, जो समुदाय होता है हमारा वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जाति को हम समुदाय नहीं कह सकते, ये समुदाय नहीं होता है। और स्कूल को भी समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि स्कूल में सभी समुदायों के, सभी जातियों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और परिवार में केवल, परिवार का मतलब होता है कि एक ही घर के लोग रहने वाले, और परिवार को भी हम समुदाय नहीं कह सकते। गांव जो होता है, गांव हमारा समुदाय में आता है, क्योंकि गांव में सभी धर्म, जाति, विशेष वर्ग के लोग निवास करते हैं। तो गांव हमारा समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? मतलब जो हमारी संस्कृति है उसका जो भौतिक पक्ष है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विरासत, पश्चिमीकरण, सभ्यता, या आधुनिकता। तो देखिए, जो संस्कृति हमारी भौतिक पक्ष है उसे हम सांस्कृतिक विरासत नहीं कह सकते, पश्चिमीकरण भी नहीं कह सकते, अच्छा आधुनिकता नहीं कह सकते। तो जो हमारा संस्कृति का भौतिक पक्ष है उसे हम कह सकते हैं सभ्यता। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कार क्या है? मतलब जो मनुष्य ने आविष्कार किए हैं उसके द्वारा कौन कौन से आविष्कार किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा
अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति। तो देखिए मनुष्य द्वारा जो मनुष्य वैज्ञानिक मतलब मनुष्य द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कार, तो मनुष्यों के द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं, देखिए अभौतिक संस्कृति का आविष्कार किया है मनुष्य ने, भौतिक जो संस्कृति है इसका नहीं किया है, भावनात्मक संस्कृति का भी किया है, और आध्यात्मिक हमारी ये नेचुरली है, मतलब भावात्मक संस्कृति नेचुरल है, आध्यात्मिक नेचुरल है, और अभौतिक संस्कृति नेचुरल है। जो भौतिक संस्कृति है इसका आविष्कार मनुष्य ने किया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, भौतिक संस्कृति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचयिता है, मतलब जो महाभारत है हमारा उसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि, मनु, बृहस्पति, वेदव्यास। तो देखिए वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की है, और जो हमारे मनु है इन्होंने मनुस्मृति की रचना की है, और जो वेदव्यास जी हैं वेदव्यास ने महाभारत की रचना करी है। जो महाभारत है हमारा पुराण, तो इसकी जो रचना करी है वो वेदव्यास जी ने करी है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र है हमारा इकोनॉमिक्स, ये किसने लिखा है? मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने, भीष्म ने। तो देखिए जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके लेखक है कौटिल्य, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और मनु ने मनुस्मृति लिखी है, जो कि मैंने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसने सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मतलब ऐसा इनमें से कौन सा था जिन्होंने सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया? शुक्राचार्य, कौटिल्य, मनु, भीष्म। तो जो हमारा सप्तांग सिद्धांत था वो कौटिल्य ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, अरविंद घोष को, राजा राम मोहन राय को। तो ये जो है हमारा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है हमारा, ये राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, और इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, केशव चंद्र सेन ने, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए जो हमारा ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड लिटिन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया? मतलब एक लॉर्ड लिटिन थे उस समय, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये उन्होंने कब पारित किया, कब लागू किया? 1876 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1878 ईस्वी, या 1881 ईस्वी। तो देखिए ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये हमारा 1878 ईस्वी में लागू किया गया, पारित किया गया, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम नामक गीत की रचना किसने की? जो वंदे मातरम नामक गीत है इसकी रचना किसने की? ऑप्शन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी,
मोहम्मद इकबाल, शिशिर कुमार घोष। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना की थी, जन गण मन अधिनायक की। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत की रचना की। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे 1882 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1892 ईस्वी या 1897 ईस्वी। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की स्थापना किसने की? मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड डफरिन ने। जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना किसने करी थी? तो देखिए उसकी स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो अधिवेशन अध्यक्ष थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या बोमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए जो जो कांग्रेस पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारे बोमेश चंद्र बनर्जी। और ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था हमारा ये मुंबई, यानी पहले इसका नाम बंबई था, तो ये बंबई में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? 31 दिसंबर 1984 लाहौर, 28 दिसंबर 1885 मुंबई, 26 जनवरी 1886 दिल्ली, 15 अगस्त 1907 सूरत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मतलब जब कांग्रेस पार्टी बनी तो उसके बाद जो महिला अध्यक्ष बनी पहली वो कौन थी? ऑप्शन है हमारे सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या एन सेन गुप्ता। तो देखिए जो पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी वो थी हमारी श्रीमती एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? ऑप्शन है हमारे 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1926 ईस्वी या 1938 ईस्वी। तो महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का सूरत विच्छेद
कब हुआ, मतलब सूरत में इसका विच्छेद कब हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसका सूरत में विच्छेद कब हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारे 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो सूरत विच्छेद हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, 1907। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया, मतलब पहली बार पूरी तरह से स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया। ऑप्शन है हमारे 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो देखिए जो पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित हुआ वो हुआ था हमारा 1929 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे, मतलब ये 4 नेताओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से जो नरम दल था उससे संबंधित कौन था। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए जो नरम दल के नेता थे या नरम दल से संबंधित थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी दल का नेता नहीं था, मतलब उदारवादी दल का नेता इनमें से कौन सा नहीं था। ऑप्शन है हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता। तो देखिए जो उदारवादी नेता नहीं थे वो थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय की अंग्रेजों के द्वारा जेल में बहुत पिटाई की गई थी लाठियों से, और ये इनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया और अंततः इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो पिटाई हुई और जो मृत्यु हुई वो उस समय मील का पत्थर साबित हुई और अंग्रेजों को खदेड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लाला लाजपत राय की रही उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह, करतार सिंह, लाला लाजपत राय। तो देखिए शेरे पंजाब के नाम से जो मशहूर है वो है हमारे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरे ऊपर पड़े लाठियों के प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील से भी ज्यादा घातक साबित होंगे, ये उन्होंने कहा था लाला लाजपत राय ने। तो मतलब इसमें कहा गया है कि मेरे ऊपर जो लाठियां पड़ी हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के नींव से नींव हिला देंगी। तो ये किसने कहा था। तो ऑप्शन देखते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी। तो देखिए ये कहा था लाला लाजपत राय ने, और इनके ऊपर लाठियों का बहुत ज्यादा प्रहार किया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा और अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे।
मतलब एक समाचार पत्र हुआ करता था उस समय, अखबार जिसे कहते हैं, तो उसका नाम था केसरी और मराठा। तो इसके संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। तो देखिए इस केसरी और मराठा जो पत्रों के संपादक थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया ऑफिस का महान मुगल किसे कहा गया? जो हमारा इंडिया ऑफिस है उसका महान मुगल किसे कहा गया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, भारत के वायसराय को, भारत सचिव को, या ब्रिटिश सम्राट को? तो देखिए जो हमारे इंडिया ऑफिस का महान मुगल है वो कहा गया, जो भारत का सचिव था उसे कहा गया, भारत के सचिव को इंडिया ऑफिस का मुगल कहा गया। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, भारत सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सचिव का पद प्रारंभ किया गया। मतलब जो भारत में सचिव बनता था, सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी, वो पद कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे 1853 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, या 1892 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो भारत सचिव का पद था उसका प्रारंभ हुआ था 1858 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 1858 ईस्वी में भारत सचिव पद का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सम्राट ने, मतलब सम्राट ने किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन को अपने, जो ब्रिटिश सम्राट था, ब्रिटिश सम्राट ने किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन को अपने हाथों में लिया? ये टाइपिंग वाले सर से गलती हो गई, ये बेटे की जगह है ब्रिटिश। ब्रिटिश सम्राट ने किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन को अपने हाथों में लिया? मतलब जब हमारे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य हुआ स्थापित, तो उन्होंने ऐसा कौन सा अधिनियम बनाया जिसके तहत भारत की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली? तो वो इनमें से कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन है हमारे 1813 ईस्वी का, या 1858 ईस्वी का, 1892 ईस्वी का, 1909 ईस्वी का। तो देखिए वो अधिनियम था हमारा 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत का शासन उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। किसने? ब्रिटिश सम्राट ने। ब्रिटिश सम्राट ने 1858 ईस्वी का जो अधिनियम था उसके तहत भारत की बागडोर पूरी अपने हाथों में ले ली। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त हो गया? मतलब कौन सा अधिनियम बनाया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो शासन था वो समाप्त हो गया? ऑप्शन है हमारे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन अधिनियम था वो समाप्त हुआ था 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था। मतलब 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? मतलब जो महारानी का घोषणा पत्र था तो इलाहाबाद में उसे किसने पढ़ के सुनाया था? ऑप्शन है हमारे रैमजे मैकडोनल्ड, लॉर्ड कैनिंग ने, सर जॉन शोर ने, या कर्नल बालकट ने। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो जो महारानी का घोषणा पत्र था और इलाहाबाद में उसे पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र
इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया? मतलब ऐसा कौन सा कानून अधिनियम बनाया जिससे भारतीयों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व दे दिया गया, मतलब प्रतिनिधित्व अधिकार दे दिया गया? और ऑप्शन है हमारे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, ये जो अधिनियम, इनमें से जो अधिनियम होगा हमारा जिसके द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, वो अधिनियम है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को पुनः विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम बनाया कि जो प्रांत थे, हमारे सूबे थे, स्टेट, उन्हें पुनः निर्माण मतलब पुनः विधि निर्माण का अधिकार प्रदान कर दिया गया? ऑप्शन है हमारे 1858 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1909 ईस्वी। तो ये जो अधिकार दिया गया हमें पुनः विधि निर्माण का, ये 1861 जो अधिनियम था हमारा वो उसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1861 ईस्वी के अधिनियम 1861 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब जब 1861 ईस्वी का जो अधिनियम उसका निर्माण हुआ, बना, तो हमारे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो देखिए, जब यह अधिनियम, इस अधिनियम का निर्माण हुआ, यानी 1861 ईस्वी का अधिनियम जो बना, तो उस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9892, 1992 होगा ये, 9892 नहीं है, ये 1992 है। 1992 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण था। मतलब जो 1992 की अधिनियम था उसके लिए इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन है हमारे 1861 के अधिनियम के प्रति असंतोष की भावना। ऑप्शन बी है भारत सरकार द्वारा गृह सरकार, ब्रिटेन स्थित सरकार के नियंत्रण को शिथिल करने की चेष्टा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयास। तो ये जो नियम बनाया था 1992 का, इसके कारण का कौन सा उत्तरदायी था? मतलब क्या कारण था जो ये सारी चीजें करनी पड़ी? तो देखिए, ये सभी नियम थे उसमें, मतलब इनकी वजह से वो अधिनियम बनाया गया। तो इसका ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1892 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण, 1892 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण में किस वायसराय ने विशेष योगदान दिया? मतलब जो 1892 ईस्वी का अधिनियम था उसमें कौन से वायसराय ने विशेष योगदान दिया था? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो 1892 की जो अधिनियम था हमारा, उसमें लॉर्ड डफरिन जो थे, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, विशेष योगदान दिया। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस अधिनियम के लिए कहा था कि ये प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की ओर प्रमुख कदम था? 1853 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1892 ईस्वी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो 1892 ईस्वी का जो अधिनियम था उसके तहत कहा था सुरेंद्र बनर्जी ने कि ये प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रमुख कदम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का 1892, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। मार्लो मिंटो सुधार किस अधिनियम का दूसरा नाम है? मतलब जो मार्लो मिंटो सुधार है वो किस अधिनियम का दूसरा नाम है? सन 1909 ईस्वी का, सन 1892 ईस्वी का, सन 1909 ईस्वी का, सन 1919 ईस्वी का। तो देखिए, जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम है वो 1909 ईस्वी का दूसरा नाम है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, सन 1909। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मतलब जो भारत हमारा देश है उसमें एक पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी, तो उसे लागू कब किया गया, कौन सी सन थी और किसके द्वारा लागू की गई थी वो? तो ऑप्शन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी वो लागू करी गई थी, तो वो हुई थी हमारी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतों की विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत पहली बार जो प्रांत थे हमारे उनकी विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया? ऑप्शन है हमारे 1892, 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो देखिए, जो पहली बार किया गया था वो सन थी हमारी 1909, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1909 ईस्वी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन अधिनियम। क्वेश्चन अगला हमारा 47। भारतीय शासन अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित था? मार्ले मिंटो रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट या साइमन रिपोर्ट? तो देखिए, जो भारतीय शासन अधिनियम था 1919 वो था हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ही भारतीय शासन अधिनियम 1919 आधारित था। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया? मतलब ये जो सुधार अधिनियम है ये कब लागू किया गया? ऑप्शन है हमारे 8 जुलाई 1918 ईस्वी को, 28 जुलाई 1919 ईस्वी को, 8 जुलाई 1920 ईस्वी को या 8 जुलाई 1921 ईस्वी को। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम था
वो लागू किया गया था हमारा 28 जुलाई 1919 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 28 जुलाई 1919 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में प्रशासन के लिए भारतीय मंत्रियों को जो विषय दिए गए उन्हें कहा गया। मतलब जो मंत्री थे उन्हें विषय दिए गए, उन्हें क्या कहा गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे हस्तांतरित विषय, रक्षित विषय, अवशिष्ट विषय और अस्थायी विषय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो 1919 का अधिनियम था उसमें जो मंत्रियों को विषय दिए गए थे वो थे हमारे हस्तांतरित विषय, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हस्तांतरित विषय जो है हमारे वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम बनाया गया कि उस समय संघीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए ये जो हमारा संघीय व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया था वो अधिनियम था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी जो वो करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों में शक्तियों के वितरण के लिए कितनी सूचियां थीं? मतलब जो हमारे 1935 के बाद जो अधिनियम बनाए गए तो केंद्र व प्रांतों में शक्तियों के लिए कितनी सूचियां वितरण थीं? ऑप्शन है केवल एक सूची, 2 सूचियां, 3 सूचियां, 5 सूचियां। तो देखिए इस अधिनियम में 3 सूचियां थी हमारी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 सूचियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे। मतलब जो 1935 का अधिनियम था उसमें जो अवशिष्ट अधिकार दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए? संघीय विधानमंडल को दिए गए, गवर्नर जनरल को दिए गए, प्रांतीय विधानमंडलों को दिए गए, ब्रिटिश सरकार को दिए गए। तो देखिए जो 1935 का अधिनियम था और स्थापित संघ में अवशिष्ट अधिकार जो दिए गए थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53, सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब जो 1935 के अधिनियम है तो उसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है, किसके द्वारा होती है? ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन द्वारा, भारत सचिव द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स के स्पीकर द्वारा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का यानी 53 का। तो देखिए इनकी नियुक्ति होती है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
संविधान से रिलेटेड, और हमने कुछ क्वेश्चन इसमें संविधान से संबंधित डाले हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम तो उसमें संविधान और बहुत सारी चीज़ों के मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। चूँकि एसएसटी पेपर 2 का वीडियो है ये, हम एसएसटी पेपर 2 को पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सोशल स्टडी आता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए जो संविधान सभा थी तो उसमें दो तरह के अध्यक्ष बनाए गए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और एक स्थायी। तो इसमें पूछा है स्थायी अध्यक्ष, यानी अगर क्वेश्चन में पूछे कि अध्यक्ष कौन थे तो समझ जाइए कि स्थायी वाले अध्यक्ष का नाम पूछा है, और अगर अस्थायी का पूछेगा तो दिया होगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमें वो बताना है। तो देखिए जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें पूछा है स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन सी जो वो हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा, देखो मैंने अभी बताया था अस्थायी, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, मतलब अस्थायी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे प्रधानमंत्री बने, देश के पहले प्रधानमंत्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के भी अध्यक्ष यही थे, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये हमारे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी हम वीडियो डालें और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम जो भी वीडियो बनाएंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारी चीज डिटेल से बताएंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 56। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, मतलब जो संविधान सभा होती है हमारी उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन है हमारे 9 दिसंबर 1946 को, 9 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1948 को। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों के चंगुल से हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमने अधिकतर क्वेश्चन इसमें भारतीय संविधान से संबंधित लिए हैं और उसी से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष या सभापति कौन था। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचार्य और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी उसके भी अध्यक्ष यही थे, और सी राजगोपालाचार्य और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और सी राजगोपालाचार्य थे ये हमारे देश के पहले गवर्नर बने, प्रथम गवर्नर। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि
संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान पूर्णतः कब अंगीकृत हुआ? मतलब संविधान जो है पूर्ण रूप से कब अंगीकृत हुआ, मतलब कब तक बन गया? तो जो हमारा संविधान बना देश का, उसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसे बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 जो 26 जनवरी है तो उसको गणतंत्र के रूप में हम मनाते हैं 26 जनवरी के लिए। अच्छा, बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो 26 जनवरी 1949 को जो संविधान था वो पूर्णतः अंगीकृत हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 के लिए संविधान जो था हमारा पूर्ण रूप से अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 59, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो देखिए संविधान जो हुआ था पूर्ण रूप से लागू हमारा वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तो हो गया था, मतलब इसके कुछ आर्टिकल जो है लागू हो गए थे, लेकिन प्रभावी रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष गणतंत्र घोषित कब हुआ? मतलब भारत को गणतंत्र घोषित कब किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे 1930 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को। तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था कि भारत को गणतंत्र जो घोषित हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1950। तो दोस्तों आज हमने पेपर 2 की पहली क्लास की है जो कि एसएसटी की है, और हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।